नमस्कार। भारत के संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया। भारत के महान संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने वर्ष भर संविधान स्मरण उत्सव को आयोजित करने का निर्णय किया है। जी हाँ, भारत में संविधान को अपनाए जाने के आज 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आज सुबह 11 बजे से संसद भवन परिसर में स्थित संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के साथ होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के स्वागत भाषण के बाद संविधान के बनने की ऐतिहासिक यात्रा पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नाम से 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के संविधान की कला को समर्पित एक बुकलेट भी जारी की जाएगी। भारत के संविधान को संस्कृत और मैथिली भाषा में जारी करना कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में से एक है। कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री, दोनों सदनों के सदस्य सहित अन्य गणमान्य विभूतियां इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो यात्रा रही है जो है संविधान को अंगीकार करने की, उस पर एक नज़र डालेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। उनके योगदान को याद करने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस परंपरा की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। छब्बीस नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर की स्मृति एवं संविधान के संस्थापकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके योगदान को याद करने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 2015 में शुरू हुई। इससे पहले 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत का संविधान कई सिद्धांतों को समेटे हुए है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश और कानून बनाए जाते हैं। 26 नवंबर 2015 को तत्कालीन संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पहला संविधान दिवस मनाया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष में संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र सरकार के इस फैसले को अधिसूचित किया था। तब से लगातार संविधान दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। इस आयोजन में संवैधानिक पदों पर बैठी विभूतियां और गणमान्य सांसद मौजूद रहते हैं। 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही देश 10वां संविधान दिवस भी मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर समस्त भारतवासियों एवं भारतवंशियों को संविधान दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं देश रत्न निगम अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज कुमार सिन्हा, कुलपति हैं DNLU के। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश रत्न जी आपसे जी। 75 वर्ष संविधान अंगीकार करने के, किस तरीके से देखते हैं इन 75 वर्षों को? देखिए, संविधान को अगर इस 75 वर्ष में नज़र दौड़ाई जाए तो बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, और उसका सबसे ज़्यादा जो उतार हुआ वो 1975 में हुआ, जहाँ संविधान को तार तार कर दिया गया। और लेकिन हमारे संविधान की जो लचीलापन है और जो उसकी ताकत है, वही इसको बचा के रखी। और अगर आप देखें, जैसे जैसे बढ़ता गया समय, उसमें बदलाव आते गए, तो ये इवोल्यूशनरी है। और ऐसा नहीं कि एक तरीके से कागज़ में बांध के रख दिया गया, और ये उसी हिसाब से, जैसे आपने देखा, कर्तव्यों को लाया गया बाद में, जो नागरिक कर्तव्य हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, वो भी लाए। उन सब पे चर्चा हुई थी हमारे संविधान सभा में, वो आए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और कानून व्यवस्था जब आज हम देखते हैं कई जगह बिगड़ रही है, उनको लेके भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाई गई और कर्तव्यों में उनको लाया गया। 75 साल की जर्नी, मैं तो इसको एक सुखद मानता हूँ। एक आध अपवाद हटा दें उसको, और भारत को आगे बढ़ाया। और उस वक्त के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार थे, चाहे उन्होंने तब भी बोला था मध्य प्रदेश के 2 हिस्से करने के लिए, बिहार के 2 हिस्से करने के लिए, जो कि बाद में हुए जाके। और अधिकारों की बात अगर देखें, और आज जो विमेन रिजर्वेशन 33% मिला है हमारे लेजिस्लेचर्स में और पार्लियामेंट में, वो तब उनका कहना था कि उनको मिलना चाहिए और बराबर समान अधिकार होना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोज़गार हो, और समान अधिकार, समान कार्य, समान वेतन। ये जो सारे आदर्श उन्होंने दिए वो आज भी चल रहे हैं। वो बेसिकली अगर देखा जाए वो एक अर्थशास्त्री थे, और वित्तीय विषयों में उनकी बहुत पकड़ थी। और पिछले इतने सालों में जो भी आप फाइनेंस कमीशन देखें, प्लानिंग कमीशन देखें, या RBI की स्थापना देखें, प्रेरणा आपको वहीं से मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम देखें, हमारी जो शासन या प्रशासन व्यवस्था है, सब की प्रेरणा हमारे संविधान से ही आई है, जिसके पीछे भीमराव अम्बेडकर जी खड़े हुए आपको हमेशा नजर आएंगे। जी, मनोज कुमार सिन्हा जी, जैसा कि देश रत्न जी ने कहा कि कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो 75 वर्ष की ये यात्रा बहुत
सुखद रही है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि संविधान हमारे लिए गाइडिंग फोर्स है और ये हमारी जो हजारों वर्षों की परंपरा है उसका आधुनिक प्रकटीकरण है, उसकी आधुनिक अभिव्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मनोज जी, कहाँ चले गए? आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ ठीक, थैंक यू सर। सो जैसा कि हमारे अभिवक्ता ने बताया कि संविधान एक हमारा लचीला संविधान है और जिसके कारण बहुत सारी चुनौतियों के आने के बावजूद भी संविधान हर एक पक्ष पर खड़े उतरा है। और जहाँ तक आज का विशेष महत्व है हमारे 26 नवंबर 1949 को, तो हमने अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लिए। और एक बात की मैं और भी ये चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में 15 महिलाओं का भी काफी योगदान रहा है। उन्होंने काफी पार्टिसिपेट की हैं और उन्होंने भी अपना योगदान संविधान को बनाने में दिया है। संविधान में खास करके जो प्रस्तावना की बात होती है, प्रस्तावना में जो जस्टिस की बात है, तो हमें आज उसकी विश्लेषण करने की बात है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात और सोशल डेमोक्रेसी की बात। संविधान निर्माता के मन में सबसे ऊपर यही था कि किस तरीके से भारत के हर एक नागरिक को बिना भेदभाव को उसके अधिकार, उसके जीवन की जीने की कार्यशैली और रोजगार और सारी संसाधनों का उपभोग मिले, जिससे वो आगे बढ़ सके। और उस प्रयत्न में हमारा खास करके प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि सरकार की बहुत सारी नीतियां, हर एक सरकार, बहुत सारी सरकारें आई गई राज्य में, केंद्र में, लेकिन सारी सरकार का फोकस रहता है कि हमारी सोशलिज्म जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाए और उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। कुछ चुनौतियां हैं ऑफ कोर्स, तो टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि उसको उन बातों पर हमारी न्यायपालिका कुछ रोशनी देती है। संविधान की जहां बात है, संविधान का अनुपालन का बात है, क्या कार्यपालिका पर भी है और उसके साथ विधायिका पर भी है, और सबसे ज्यादा न्यायपालिका जिस समय किसी तरीके की डिस्प्यूट होती है तो न्यायपालिका उसमें एक नई मोड़ देने का प्रयत्न करता है। एक ही दौर में कह सकता हूँ कि आज के संबंध में जो हमारे सारे विपक्षी नेता भी कहते हैं कि 1975 से 1977 का दरमियान एक थोड़ा सा संविधान के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहा, लेकिन उसके बाद जो चुनौतियां हमने देखी, जो मानव अधिकारों का जो किसी तरीके से अंकुश लगा, मैं ये कहूँगा, उसमें संशोधन हुआ। और संविधान के 44वां संशोधन के बाद जो हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, उसमें 2 अधिकारों पे इस तरीके से जोड़ दिया गया, खास करके आर्टिकल 20 एंड 21 को, कि वो अब किसी भी समय आपात स्थिति में भी और इमरजेंसी के समय भी उनका सस्पेंशन किया नहीं जा सकता है। और उसके बाद बहुत सारे, जैसे आर्टिकल 352 में भी एक संशोधन किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबेलियन लाई गई। और एक मैं ये भी देखता हूँ, जो हमारे प्रीवियस वक्ता ने बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के 42वें संशोधन के बाद आया। तो एक इमरजेंसी के समय 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज का इंक्लूजन होना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहा है। और आज खास करके 10वीं संविधान दिवस जैसा हम मना रहे, जैसा आपने बताया 10वां संविधान दिवस है, हमें ज़रूरत है कि संविधान की चर्चा हो, संविधान को लाइवली बनाने के लिए स्कूल कॉलेजेस में खास करके समय टू समय ये इसकी विशेषताओं को लोगों को बताया जाए। संविधानिक जो कानूने हैं, संविधान के जो महत्वपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को
उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। खास करके अगर राइट टू प्रिवेसी की बात करें, जो 2017 का जजमेंट है, तो ये सारी चीज़ों की हम सब की दायित्व है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। संविधान हम सब के लिए, हमारी वेलफेयर के लिए है, और मुझे लगता है कि 75 साल की जर्नी एक सुखद अनुभव देती है, और जो भी विकास हो रहा है संविधान के दायरे से हो रहा है और संविधान के अंदर में, और सबकी सच्ची निष्ठा संविधान के प्रति है, भारत के नागरिक के, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स के और सभी का। तो हम समझते हैं कि एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है 75 वर्ष, और आने वाले में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित देश बनाने का एक सपना देख रहे हैं, तो मुझे लगता है संविधान उसमें हमें काफ़ी सहयोग करेगा और हम उस अपने उद्देश्य पर पहुँचे। जी, और सीधा रुख करेंगे संविधान सदन, ऐतिहासिक संविधान सदन की ओर, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन शर्मा। पवन, क्या कुछ रूपरेखा है कार्यक्रम की? प्रतिबिंब, आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये खास मौका है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, और इसके बाद 2015 में संविधान दिवस जो है वो मनाने की शुरुआत हुई थी। तो ये 10वां संविधान दिवस है। ये दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है आज की, और ये जो मौका है इसको बेहतरीन बनाने के लिए, अभूतपूर्व बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए जो संविधान सदन है अब उसकी केंद्रीय कक्ष में मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है वो, और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, ये गणमान्य जो लोग हैं वो रहेंगे, और साथ में वहाँ पे पूरे जो सांसद हैं वो उसमें मौजूद रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी डिग्निटरीज भी यहाँ रहने वाली हैं। तो ये जो दिन है आज का वो महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि में। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बात करूं, अभी के कार्यक्रम की बात करूं, तो 11 बजे का समय है राष्ट्रपति का आने का। उससे पहले जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे, और तीनों जो है 11 बजे राष्ट्रपति का समय है। उसके बाद केंद्रीय कक्ष में सभी गणमान्य लोग पहुंचेंगे, और केंद्रीय कक्ष में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि ऐतिहासिक मौका है। संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 10वां संविधान दिवस है। तो जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें सबसे पहले जो है लोकसभा स्पीकर जो उनका संबोधन होगा, 5 मिनट का समय उसके लिए है। उसके बाद जो है 2 फिल्म्स हैं, वीडियो है रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो 2 छोटे छोटे जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो प्ले की जाएंगी। उसके बाद माननीय उपराष्ट्रपति जी का संबोधन होगा, और उसके बाद जो चीज़ें हैं प्रतिबिंब, 2 पुस्तकों का विमोचन होने वाला है। अगर मैं पुस्तकों की बात करूं तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ग्लिम्प्स, और दूसरी पुस्तक का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। ये 2 पुस्तकें हैं, और इसके साथ ही क्योंकि ये महत्वपूर्ण मौका है, जैसा मैं कह रहा हूँ, तो 75 वर्ष पूरे हुए हैं संविधान को अंगीकार करने के, तो एक डाक टिकट इसकी स्मृति में स्मृति डाक टिकट जारी होगा, और इसके साथ ही एक सिक्का भी जारी किया जाएगा प्रतिबिंब। और इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात होने वाली है, हमारा जो संविधान है प्रतिबिंब जी, वो मूलतः 2 अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, पर अभी जो ये 75वां अंगीकार करने का, संविधान को अंगीकार करने का मौका है, उस पर संविधान जो है संस्कृत में और मैथिली भाषा में, इन 2 भाषाओं में, क्योंकि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं हमारे देश की, तो संस्कृत में भी संविधान अब उपलब्ध होगा। उसका विमोचन, उस पुस्तक का विमोचन भी आज होगा, और उसके साथ ही मैथिली में भी संविधान जो है उसका अनावरण, वो पुस्तक अब उपलब्ध होगी। मैथिली भाषी बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, बिहार में और मिथिलांचल पूरा है, तो और संस्कृत में भी, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार दुनिया में बढ़ रहा है, तो हमारा भारत का संविधान संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध होगा। ये विशेष बातें रहने वाली है। और उसके बाद जो खास बात होने वाली है कि जो प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है, उसका पाठ जो है राष्ट्रपति करेंगी यहाँ पे अपने संबोधन के अंत में। तो ये सभी लोग जो मौजूद होंगे वहाँ पे, सांसद और गणमान्य लोग, वो भी इसका वाचन करेंगे। ये विशेष मौका होता है क्योंकि संविधान की बातें हैं, तो ये प्रस्तावना का भी जो है वो पाठ किया जाएगा। ये कार्यक्रम रहने वाला है प्रतिबिंब, और विशेष मौका है, हम सभी जानते हैं। तो क्योंकि भारत जो है, हम सभी जानते हैं, भारत का जो संविधान है प्रतिबिंब, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है।
और बड़ी बात है कि ये संविधान हस्तलिखित है, हाथों से लिखा हुआ है, कैलीग्राफ्ड है, मतलब इसको ना तो प्रिंट किया गया था, मुद्रित भी नहीं था, और ना ही टंकन था, ना ये टाइप्ड है, टाइप भी नहीं किया गया। इसके निर्माण में आप सोचिए कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद 29 अगस्त 1947 को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, संविधान सभा बनाई गई, और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम किया, 11 सत्र हुए, 167 दिन में ये 11 सत्र संपन्न हुए, और उसके बाद जो है भारत का संविधान सामने आया। और बड़ी बात क्या है कि इस संविधान में जो मूल रूप का संविधान था, इसमें 1,45,000 शब्द हैं, उसमें 395 जो हैं उसमें अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां उस वक्त की हैं। तो एक जो हमारा भारत का संविधान है, जो फाउंडेशनल और फंडामेंटल हमारा विधान है हमारे देश का, जिसके ऊपर हमारा देश, हमारी सरकार चलती है, उसको इतना समय लगा है। और यही नहीं कि जितने भिन्न भिन्न देशों के संविधान हैं, उस वक्त की अगर हम बात करें 1947 की, जी हाँ पवन, आपने समय की बात की तो ये प्रश्न उस वक्त भी उठा था कि संविधान को तैयार करने में काफ़ी समय लग गया है, उसका स्पष्टीकरण बाकायदा दिया गया था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि ये समय कम है जिस प्रकार का संविधान निर्माण करने में हम लोग सफल रहे हैं। देश रतन जी, 10वां बरस हो गया है संविधान दिवस मनाते हुए, भी अंगीकार किया हमने 26 नवंबर 1949 को, 75 वर्ष उसके पूरे हो गए, लेकिन हमने संविधान दिवस मनाना इतना देर से शुरू क्यों किया? देखिए, मैंने कहा चुनौतियां रहीं हमारे देश के सामने, संविधान को भी चुनौतियां मिली, और उस वक्त के जो सत्ता में थे उनको शायद उनका ध्यान गया ही नहीं संविधान की तरफ, और वो अपने हिसाब से कार्य करते रहे। परिवार को महत्व ज़्यादा मिला और संविधान पीछे रहा। हम ये नहीं कहते संविधान पूरी तरह से काम नहीं किया, लेकिन जिस रूप में उसको सामने आना चाहिए था जनता के सामने, वो नहीं आ पाया। परिवारवाद, वंशवाद, ये सारी चीज़ों में देश को लिप्त रखा गया। और यही एक वजह है कि ऐसा लगता रहा 10 बरस पहले तक कि संविधान कुछ विशेषज्ञों से जुड़ी हुई एक विषय वस्तु है, आम लोगों का उससे बहुत ज़्यादा सरोकार या लेना देना नहीं है। लेकिन क्या जब से हम संविधान दिवस मनाना हम लोगों ने शुरू किया है, तो आम लोग भी संविधान से लगातार जुड़ता जा रहा है क्या? जी अवश्य, लगातार जुड़ रहे हैं, और उनमें उत्सुकता भी बढ़ गई है। वो जानना चाहते हैं, जो चीज़ें मात्र एक किताब के रूप में लाइब्रेरी में रख दी गई थी, या कुछ एक आध टीवी चैनल्स पे उस पर साल में एक बार कभी चर्चा हो जाया करती थी, अब हर व्यक्ति, चाहे आप गांव में जाएं, चाहे शहरों में जाएं, चाहे बस्तियों में जाएं, लोगों में उत्सुकता है। वो जानना चाहते हैं संविधान क्या था, क्या चुनौतियां थीं, और ये 75 साल संविधान के कैसे बीते। तो वो इस बारे में, आप सड़कों पे निकलेंगे, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मनाया गया, जिसका जवाब मैंने आपको शुरुआत में दे दिया। तो जब आप परिवारवाद, वंशवाद से निकल के, या कुछ लोगों के हाथ में अगर जब सत्ता रहती है, तो आप संविधान को किनारे करके खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लेते हैं, और जनता पीछे हो जाती है। देखिए, संविधान क्या कहता है? जनता सर्वोपरि है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो संविधान के केंद्र में भारत की जनता है, भारत के नागरिक हैं। नेता तो उस प्रोसेस का हिस्सा है, सरकार उस प्रोसेस का हिस्सा है, जो कि जिनको कि प्रशासन चलाना है, जिसमें संविधान ने एक प्रणाली आपको दी है, और जनता ही केंद्र में है। और जनता को ही अगर संविधान से दूर रखा जाएगा, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अपराध नहीं हो सकता। मनोज जी, क्या ये बात सही है कि हम लोगों ने काफ़ी समय लगा दिया संविधान दिवस मनाने को लेकर? चलिए मनोज जी के पास बाद में जाएंगे, लेकिन आपने तो क्या अब आपको लगता है कि आम लोगों को लगने लगा है कि संविधान जो है उनके रोज़मर्रा के जीवन को कहीं ना कहीं गाइड करता है, निर्देशित करता है और राह दिखाता है? ये देखिए, ये बात तो तय है कि जो आप कह रहे हैं वो एकदम सत्य है, लेकिन जनता को ये नहीं पता था बहुत समय तक। संविधान दिवस आने के बाद जब जागरूकता बढ़ी, तो उनको लगता जैसे 370 हटा, अनुच्छेद 370 हटा, वो भेदभाव वाला अनुच्छेद था, ये किसी को बताया नहीं जाता था। जब जागरूकता बढ़ी, जनता ने उस हिसाब से वोटिंग करी, और वो हट गया।
तो एक भेदभाव वाला था। आज जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों के बराबर है, वहाँ पे अनुसूचित जातियाँ थी, उनको भी अधिकार मिल गए, महिलाओं को जो अधिकार नहीं थे वहाँ वो भी मिल गए। जो पाकिस्तान से उस वक्त लोग इतने सालों से 70 सालों से आए हुए रुके हुए थे और उनको नागरिकता तक नहीं दी जा रही थी, उनको भी नागरिकता मिल गई, उनको भी वो अधिकार सारे मिल गए। सो ये भेदभाव अब जनता को पता लगा है कि ये चल रहा था। इसी तरह जैसे नागरिक कर्तव्य है, वो आज अगर देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो कल आपने देखा संभल में क्या हुआ। अगर नागरिक कर्तव्यों का बोध होता हमारी जनता को पूरी तरह, और ये बात शुरू से उनमें बताई जाती संविधान दिवस के द्वारा जैसे हम मना रहे हैं, तो ये जनता में पैठ बना लेती और लोगों को नागरिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ती और सड़कों पे आके इस तरह के पथराव, हिंसा, आगजनी नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं, इसमें भी जनता धीमे धीमे समझेगी, क्योंकि नागरिक कर्तव्य और आपके जो मूलभूत अधिकार हैं इनमें एक समन्वय और बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि सरकार भी आपके लिए कर रही है और आप भी राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं राष्ट्र को। तो ये जो संविधान दिवस बन रहा है, ये इस जागरूकता की तरफ बढ़ रहा है लगातार, और भारतीय जनता भी उस तरफ बढ़ रही है। संविधान दिवस से जुड़े हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कल थे और उन्होंने कहा कि जहां पर जिस देश में महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है या फिर उनको अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, वो देश तेजी से प्रगति करता है। तो तेजी से प्रगति करे, इसलिए क्या महिलाओं को समानता का अवसर हमारे संविधान में निहित किया गया है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड आधुनिक देश कहे जाते हैं, वहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बरसों बरस महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी एकदम, देखिए अमेरिका में 1964 में मिला महिलाओं को अधिकार, वोटिंग राइट। हमारे यहाँ जिस दिन संविधान लगा उस दिन से भारत के हर नागरिक को एक उम्र के ऊपर, चाहे वो महिला हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी क्लास से हो, सबको अधिकार मिला। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही प्रोग्रेसिव था पहले दिन से, और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हो, या उनको अगर देखा जाए समान कार्य समान वेतन, इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे, ये जो चीज़ें हैं ये पहले दिन से आई। उनको मैटरनिटी लीव के प्रोविजंस बनाए गए, सारे कानून हमारे संविधान के तहत ही बने हैं, उससे निकले हैं, और उनको हर तरीके का अधिकार दिया गया। जो रिजर्वेशन आया 33% महिलाओं के लिए, वो भी हमारे संविधान से ही निकल रहा था, लेकिन उसको छुपा के रखा हुआ था पिछली सत्ता में जो भी सरकारें थी। अब उनको दिया है, और देखिए वो वक्त चला गया जब आप अधिकार ना दें। अब जागरूक हो गया समाज, महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और एक क्षेत्र मैं आपको बताता हूं, जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो हमारे महिलाओं ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो आपका मार्स का मिशन हो, मंगल का हो, या आपका चंद्रयान हो, उसमें महिलाओं ने अपनी भूमिका बढ़ चढ़ के साबित करी है, और वो कहीं किसी से पीछे नहीं है। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे मेट्रो चलाना हो दिल्ली में, या कहीं पे भी, हर क्षेत्र में वो आगे हैं। और ये जो जागरूकता आई है, इससे पीछे आप नहीं जा सकते, इससे आप आगे ही बढ़ेंगे। अब एक वैश्विक कार्यक्रम था सहकारिता को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में सहकारिता के क्षेत्र में 60% से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हैं। तो लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, और वो तमाम प्रयास, उसका आधार हमारा संविधान ही है। जी जी, ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट सहकारिता की आप जो बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि इसमें वो घर पे बैठ के भी काम कर सकती हैं। देखिए परिवार का जो ढांचा है, उसके केंद्र में महिला और पुरुष दोनों ही हैं, और आज की डेट में महिला पुरुष दोनों ही घर संभाल रहे हैं। लेकिन महिलाओं की जो यूनिक है, जो एक अलग उनका जो है, वो घर पे बैठ के बहुत सारे सहकारिता में काम कर सकती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, जिसमें कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो उनको घर से सामान उठा के मार्केट में दे देते हैं, बीच में से दलाल गायब कर देते हैं। जो कि होता क्या था कि जो बनाते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनके पास उनका पूरा मूल्य नहीं पहुंचता था, बीच में दलाल खा जाते थे। तो ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, या सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। दलाल बीच से चले गए, जहां 1 रुपये में 10 पैसे सिर्फ पहुंचते थे, अब पूरे 100 पैसे अगर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीयत सरकार की, जो संविधान की आत्मा है और सरकार की नीयत, दोनों एक हो गए हैं।
जो पहले नहीं हुआ करते थे। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पवन, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब समय जो है लगातार होता जा रहा है और 11 बजने के करीब है, लगभग मात्र आधा घंटा का समय और बाकी है। क्या सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कार्यक्रम स्थल पर? क्या कुछ सांसद, कुछ मंत्रीगण वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्या वहां का नज़ारा क्या कह रहा है? प्रतिबिंब बिल्कुल गणमान्य लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। मैं गेट नंबर 5 पे खड़ा हूँ संविधान सदन के। प्रधानमंत्री यहीं पे आएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति का काफिला भी अभी यहीं पहुंचेगा। और मैं गेट नंबर 4 की बात करूं तो सांसदों के जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं। गेट नंबर 4 से वो सभी सांसद जो हैं एंट्री ले रहे हैं। तो गणमान्य लोगों को आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। जैसा मैंने बताया था आपको कि पहले लोकसभा स्पीकर आएंगे, लोकसभा स्पीकर के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं पवन, हम लोग दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं एक बड़ी विंडो में आप ही के साथ कि क्या हलचल है केंद्रीय कक्ष के भीतर इस पूरे पवित्र अवसर को लेकर और इस विशेष कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ, अपडेट करें। जी बिल्कुल प्रतिबिंब, खास बात यह है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है आज का, इसका नाम रखा गया है हमारा संविधान हमारा अभिमान। तो ये संविधान को अंगीकार करने का 75 वर्ष पूरे हुए हैं, ऐतिहासिक मौका है। उस ऐतिहासिक मौके को ऐतिहासिक बनाया गया है। साथ ही क्योंकि संविधान दिवस मनाने को जो है शुरुआत जो है 2015 से हुई थी, तो 10वां वर्ष है। तो इस मामले में भी ये ऐतिहासिक बन जाता है। तो इसी को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यक्रम है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 पुस्तकों का विमोचन होना है, वो उसकी हिस्टोरिकल जर्नी है संविधान की, उससे रिलेटेड पुस्तकें हैं। डाक टिकट, जो स्मृति डाक टिकट है 75 वर्ष पूरे होने के, और साथ ही एक सिक्का है, उसको जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद संविधान जो है संस्कृत और मैथिली में ये आ रहा है, ये भी ऐतिहासिक चीज। इसके साथ ही एक बुकलेट भी जारी की जाएगी जिसमें कि आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये दिखाया जाएगा। प्रतिबिंब में यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो संविधान है वो हस्तलिखित सबसे बड़ा संविधान है। और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, उन्होंने हाथों से इसको लिखा था। अंग्रेजी और हिंदी में ये मूल दो संविधान लिखे गए हैं। और जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग है वहाँ पे इसको रखा गया है। हीलियम की गैस और नाइट्रोजन वहाँ पे है। कैलिफोर्निया से वो सेटअप बनाया गया था ताकि जो पेज है, जो कैलीग्राफ हस्तलिखित जो चीज़ है वो खराब ना हो। और अच्छी बात यह है कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी वो जो संविधान है, दोनों प्रतियां इंग्लिश और हिंदी की, वो बिल्कुल सही है, अच्छी हालत में है और पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में है। जी जी। तो और हमारे विशेषज्ञ मेहमान पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देश रतन जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गाइडिंग फोर्स है हमारे लिए, और 75 बरस के बाद भी लगातार हमें जो है राह दिखा रहा है हमारा संविधान। लगातार एक बात आ रही है पिछले कुछ बरसों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की, तो क्या हमें स्थापित करने में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संविधान ने स्वतंत्र होने के पश्चात। अब क्या हमारी एक नई पारी जो शुरू होने वाली है, एक नए युग में हम पदार्पण कर रहे हैं और वो नया युग है विकसित भारत बनने की ओर। तो क्या हमारा संविधान वहाँ पर भी एक गाइडिंग फोर्स के तौर पर काम करेगा? जी देखिए, संविधान एक प्रणाली देता है आपको, और आपको इतनी स्वतंत्रता देता है, चाहे वो तकनीक के विषय में हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, आप इस संविधान के तहत वो कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया, वो भी हमारे संविधान के अंदर जो कानून बने उसी के द्वारा आया। आज जो आप घर घर से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ी, वो भी हमें संविधान के तहत बनाए गए कानूनों के तहत आया। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, और वो रफ्तार 2015 के बाद आपको देखने को मिली है। वो बहुत तेज़ी से भारत बढ़ रहा है, और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग हब जो आज इंडिया बन रहा है, जो कि पहले सिर्फ
आयात करते थे हम चीज़ें बाहर से, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता था। चाहे आपका डेट में आज की तारीख में HAL हो, बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, भारत का प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों मिल के बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, आपका जो लोन है वो भी बहुत कम होता जा रहा है, डेट जिसको कर्ज बोलते हैं वो कम हो रहा है, कर्ज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोल रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे जो बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत तेज़ी से बन रहा है। जहाँ देखें मेट्रो किसी समय दिल्ली में हुआ करती थी सिर्फ, अब 15 से 20 शहरों में पहुँच गई है। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, विकास का जो मार्ग है उस पर गाड़ी तेज़ी से दौड़ रही है, और ये दूर नहीं है कि हम पिछले अगले 2-3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के। और इसलिए, और साथ साथ अगर आप देखें, ये जो इसके सारे लाभ है वो आम जनता तक भी पहुंच रहे हैं। आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ गई है, किसी समय बहुत कम हुआ करती थी, अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो धीमे धीमे जो विकसित भारत का जो गोल और लक्ष्य है 2047 तक, उस राह पर हम चल चुके हैं, गति भी हमारी बढ़ चुकी है, दिशा भी बहुत अच्छी है, सबको मिल के करना है। और दूसरा और चीज़ें जो मैं आपको दो चीज़ मैं बता दूं, हमारा संविधान पर्यावरण पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और महिलाओं के अधिकार की जब बात होती है तो परिवार पे भी फोकस करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर आपने सामने रखा है, पर्यावरण, और आपने कहा कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए वो भी हमारे संविधान में निहित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पर्यावरण की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। तो क्या हम लोग पर्यावरण को लेकर जो विशेषताएं हमारे संविधान में समाहित हैं उसको समझ नहीं पाए या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? देखिए, है क्या कि पर्यावरण से जो संबंधित चीज़ें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दी गई हैं, जिनको आप कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करा सकते, कोई भी अगर चाहे तो, लेकिन इस पे कानून ज़रूर सरकार ने बनाए हैं जिनको कि हम लागू कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको शायद अगर मूलभूत अधिकारों में डाल दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन सरकार इसी विषय पे कानून बना के वही कार्य कर रही है। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में आप देखें जो इस वक्त प्रदूषण है, जो कि पराली के जलाने से वहाँ पर हो रहा है, तो उसको भी देखिए हमको कोई ना कोई उसका सलूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ा विषय है। और चारों तरफ धुआं अगर आपको देखने को मिले, आप घर से बाहर ना निकल पाएँ, तो वो भी इसमें पंजाब को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ की सरकार को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं एक और भी आपको बोलूँगा, हमारा जो संविधान है स्वदेशी जीवन शैली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। नागरिक कर्तव्य हो गए, सोशल हार्मनी के ऊपर भी ध्यान देता है, सारे धर्म एक साथ मिल के रहे, सबको समान अधिकार है, तो सोशल हार्मनी, समरसता जिसको हम लेकिन आपने स्वदेशी की बात की है, लेकिन हम लगभग 6 दशक तक, आज़ादी के स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक तक हम लगातार विदेशी चीज़ों को ढूंढा करते थे, और विदेशी चीज़ों को टिकाऊ, विदेशी चीज़ों को बेहतर तकनीकी रूप से अच्छा मानते थे। वो अगर जो है स्वदेशी को जो है कहीं ना कहीं उसका विस्तार करता है हमारा संविधान, तो फिर गत 6 दशक तक हम लोग क्यों विदेशी सामानों पर आधारित रहे, या फिर उनको ज़्यादा हम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया? देखिए, और इस पे फिर पिछले 5-7 साल में क्यों बदलाव आया? देखिए, जो गुलामी की मानसिकता है ये जानी चाहिए थी दिमाग से हमारे, जो कि ये बताया गया कि अंग्रेज़ अच्छे हैं, गोरी चमड़ी अच्छी है। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन वो कहा जाता था अपने वंशज यहाँ पे छोड़ गए इस देश को चलाने के लिए। हमको उसी गुलामी की मानसिकता में रखा गया। हमारा यहाँ पे एक जो सभ्य और विकसित समाज था, जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ थी, जो कि जब लोग पत्ते पहनते थे उस वक्त भारत की यूनिवर्सिटीज़ इतनी
उच्च विचार रखती थी और इतनी प्रतिष्ठित थी और इस्टेब्लिश थी जिनको बोलते हैं, और उन सारी चीज़ों को इतिहास से भी गायब कर दिया गया। यानी प्रावधान तो सारे थे संविधान में, लेकिन उन प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व जिन पर था, उन्होंने उस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया। देखिए अंबेडकर साहब ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है हमारा संविधान, लेकिन उसके चलाने वाले कैसे होंगे ये इस पर निर्भर करता है। अच्छा चलेगा अगर उसके चलाने वाले अच्छे हैं, बुरा चलेगा तो उसके चलाने वाले बुरे हैं। तो वो उनके दिमाग में सारी चीज़ें थीं और ये बात वो बोल के गए थे। अब हमको गुलामी की मानसिकता से निकलना है। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी ये बात बोली कि हमें स्व में जाना है। हमारे पास हमारी एक नींव बहुत अच्छी हमारे इतिहास हमें दे के गया हुआ है और उसी पर हमको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं और नया इतिहास भी लिखा जाना चाहिए। देखिए किसी भी राष्ट्र के गौरव के लिए उसको अपना इतिहास जानने का हक है, अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट है हमारी जनता का कि उसके सामने सही इतिहास लाया जाए, जो कि हटा दिया गया। आज मेरे हिसाब से इस पर कार्य चल रहा है। शायद वो जल्दी ही नया इतिहास जो कि साक्ष्य पे आधारित होगा, एविडेंस पे आधारित होगा, आर्कियोलॉजी पे आधारित होगा, लिटरेचर पे आधारित होगा, कस्टम्स पे आधारित होगा, वो एक नया इतिहास हमारे सामने आना चाहिए। जी, आपने कहा स्वदेशीकरण की अगर बात की जाए, प्रावधान संविधान में निहित था, लेकिन तत्कालीन शासकों ने या सरकारों ने उसको उस तरीके से लागू नहीं किया। लेकिन हम जब भी बात करते हैं स्वदेशी की ही अगर हम बात कर लें, जिसका आपने कहा प्रावधान जो है संविधान में निहित है, तो हम दूसरे वस्तुओं की बुराई करके अपने स्वदेशी सामान की जो है प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में थोड़ा सा अलग विचार रखते हैं। उनका ये विचार सामने आया है वोकल फॉर लोकल को लेकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका बहिष्कार करो, इसको मत अपनाओ। उन्होंने कहा कि अपने सामान को अपनाओ और अपने स्वदेशी हमारे जो कारीगर हैं उनके हाथों से बनी हुई जो सामग्री है उसका अधिक से अधिक उपयोग करो। तो ये ज़्यादा तार्किक भी है और ये ज़्यादा कारगर भी है। देखिए, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, उसके साथ कंप्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। जो हमारे भारत में श्रेष्ठ चीज़ें, अच्छी चीज़ें, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सबसे पहले हमें उनका चुनाव करना चाहिए। उसके बाद अगर हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, तब हम विदेशी सामान की तरफ देखें और हम ये कोशिश करें वो जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उनका भी हम स्वदेशीकरण करके उनका उत्पादन भारत में शुरू करें। उससे बहुत पैसे बचते हैं हमारे, जो वो पैसे जो डेवलपमेंट में जा सकते हैं। भारत में जो 1 रुपए की चीज़ बन सकती है, हम बाहर उसे 100 रुपए में मंगाते हैं। तो वो जो पैसे बचते हैं वो जनता के ही काम आते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम उनके प्रोडक्ट की बुराई करें। जो चीज़ अच्छी है उसको मानना चाहिए, चाहे वो विदेशी प्रोडक्ट हो चाहे देशी प्रोडक्ट हो। और लेकिन जब प्रधानमंत्री पहली प्राथमिकता हमारी स्वदेशी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, जो कि क्वालिटी में अच्छे हैं। क्वालिटी बुरी है तो उनको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको उसका सुधार करना पड़ेगा। मैं आपकी बात को ही एड ऑन कर रहा था कि प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं लोग हाथों हाथ लेते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशीकरण की बात कही और आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो हम विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक देश थे। जी। अब हम 112 से अधिक देशों को हथियार निर्यात करते हैं। जी। तो मतलब आपके अंदर वो विल होनी चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए कि आप संविधान को उस तरीके से लागू कर सकें जैसा कि अब हो रहा है। देखिए, अगर आप हमारा इतिहास देखें और हमारी मैन्युफैक्चरिंग देखें, हमारे इतिहास में वर्ल्ड की सबसे बढ़िया स्टील यहाँ पैदा बनती थी और हर तरीके के कारखाने हुआ करते थे और वो हमारे डीएनए में है। उस डीएनए को ऊपर उभारने की ज़रूरत थी और जो अभी की सरकार है जो वो कर रही है, हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग हर व्यक्ति के अंदर है, गांव से गांव में भी है। उसको सही वातावरण और एनवायरनमेंट अगर मिल जाए तो उसकी जो काबिलियत है वो बाहर आ जाती है। सरकार ने क्या किया, उनको वो वातावरण दिया, उनको इस तरह से उनकी वित्तीय सहायता करी कि वो अपने पैरों पे खड़े हों और नई से नई चीज़ आए हमारे सामने। डिफेंस के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया, वो भी बना रहे हैं चीज़ें, चाहे वो मिसाइल्स हो, सब कुछ कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट दोनों को मिल के काम करना है अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। तो हम आयात जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ करिए, लेकिन निर्यात
जहां हम कर सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जो आज की डेट में विदेशी मुद्रा भंडार आपका कितना ज़्यादा हो गया जो कभी आप सोच नहीं सकते थे। तो ये जो सारी चीज़ें ये विकसित भारत की तरफ ही इशारा कर रही हैं और हम समझते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र ज़रूर बन जाएगा। और जो स्वाभिमान है हमारा, आत्मनिर्भरता हमारी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भौतिक चीज़ें उनमें भी हो और मानसिक चीज़ों में भी हमारी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, जिससे हमें अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। और लोग निकल रहे हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले, और हमको इस तरह क्यों रखा गया कि फॉरेन ब्रांड्स ही सब कुछ होती थी, हम भी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे, क्यों नहीं की गई, अब क्यों हो रही है, ये बताइए। तो वो उनको नज़र आ जाता है साफ कि पहले हमें एक मानसिकता के दौर में रखा गया, गुलामी के दौर में, और उस गुलामी की मानसिकता से अब हम जब बाहर निकल रहे हैं तो आपकी जो कौशल है, योग्यता है, टैलेंट है, वो पूरी तरह, या स्किल है, पूरी तरह बाहर आ रहा है। समानता की बात भी आपने शुरुआत में ही कही कि इसका प्रावधान भी संविधान में निहित है। वंचितों और पिछड़ों की बात करें तो इस 75 वर्ष की यात्रा में उनको संविधान से क्या वो लाभ मिल पाए कि वो जो है समाज में समानता से रह पाए? जी जी मिले। देखिए, रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मिला, और उनके बहुत सारे परिवार देखिए बराबरी के साथ खड़े हुए हैं सबके साथ। कुछ अभी भी कई जगह हैं गाँव में जो इस तरह का भेदभाव कुछ देखा जाता है, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब थे, जिनको अगड़ा आप रखते या फॉरवर्ड मानते थे, जो बेचारे कहीं पे भी नहीं जा सकते थे, जिनके पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनको जो भी रिजर्वेशन दिया वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि जिनको कोई नहीं पूछता था। पिछड़े ओबीसी को भी मिला रिजर्वेशन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आई और इसका फ़ायदा मिला। देखिए, पहले क्या होता था, अगर आप किसी जाति के हैं जिनको पहले नीची जाति का बोला जाता था, मैं तो नहीं मानता हूँ ऊंच नीच, उनको वेतन ही नहीं मिलता था अगली जाति के बराबर। तो अब वो समान अधिकार है, जितना काम करेंगे उतना वेतन मिलेगा आपको, चाहे वो आप अगड़े पिछड़े किसी भी जाति के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हों। औरतों को भी उतना वेतन नहीं मिलता था, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी उनको। अब देखिए, सरकार ने मैटरनिटी लीव बढ़ा भी दी है और उनको भत्ता भी देते हैं। तो ये जो चीज़ें, समानता आई है हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं उसकी गति बहुत पहले धीमी थी या उसमें रुकावटें थीं, जो कि हटा दी गई हैं, और तीव्र गति से समानता और भी आ रही है। जहाँ कुछ क्षेत्र में मुझे लगता है जो राज्य सरकारों की कुछ जिम्मेदारियाँ जो बनती हैं, उनमें हम अगर देख रहे हैं, अगर राजनीति, अगर वो पार्टियां या वो सरकारें, राज्य सरकारें हटा दें और जो केंद्र की बहुत सारी स्कीमें हैं अपने राज्यों में भी लागू कर दें, वो चाहे आयुष्मान भारत हो या कुछ हो, तो मैं समझता हूँ समानता और बढ़ेगी और जनता को वो लाभ भी मिलेंगे जिनसे अभी कुछ जगह वो वंचित है। जी हाँ, संविधान दिवस के 10 वर्ष और संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पावन अवसर हैं दोनों, और इस अवसर पर साल भर कार्यक्रम की घोषणा भी केंद्र सरकार ने कर दी है। इससे थोड़ा सा निकटता पैदा होगी आम लोगों की संविधान से, लेकिन संविधान हम आत्मसात कर पाएँ, हमारे जीवन में कितना उपयोगी है संविधान, उसको जान पाएँ, उसके लिए और क्या कुछ प्रावधान करने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो जो जागरूकता आ रही है वो संविधान दिवस के कारण आ रही है, और दूसरा जगह जगह एक दूसरा आप ये देखेंगे कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा संसद हमारे यूथ के लिए करती है, जो कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं, यूथ आते हैं, हमारे संविधान के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। मॉक पार्लियामेंट जैसा होता है जिसमें प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो वो हर साल चलता है, और उसमें जगह जगह से लोग दूरगामी क्षेत्रों से आते हैं, जो कि जिनको गाँवों से, पहाड़ी क्षेत्रों से, उसमें आके लोग हिस्सा लेते हैं। तो जागरूकता ट्रेनिंग भी चल रही है। और अगर देखें, प्रधानमंत्री ने 1-2 दिन पहले जो बोला है, जो हमारे यूथ हैं उनको, कि राजनीति में आप हिस्सा लीजिए,
राजनीति को ज्वाइन करिए। राजनीति ज्वाइन करेंगे तो संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे ये तरीके हैं यूथ को लाना, जो आज की जनरेशन है उसको राजनीति में लाना और उनको अपने नागरिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना, अधिकारों के बारे में जानकारी देना, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे कार्यक्रम इस पर चल रहे हैं और भी कॉलेजों में चल रहे हैं, स्कूलों में चल रहे हैं। संविधान को संक्षिप्त रूप से अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा, स्कूल में टीचर तो हैं ही, जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको भी स्कूल और कॉलेजों में ले जाना चाहिए, वहाँ चर्चाएं होनी चाहिए, हो भी रही हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको और संविधान के बारे में जागरूक भी कर रही हैं, बढ़ावा भी दे रही हैं, अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक कर रही हैं, कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक कर रही हैं। तो ये कार्यक्रम और भी इसमें गति आएगी, मेरा अपना मानना है। और कल की जो हमारी पीढ़ी है वो पूरी तरह से संविधान को लेकर जागरूक रहेगी, सक्षम रहेगी और इसकी पूरी तरह से सुरक्षा करेगी और ये निश्चय करेगी और निर्णय लेगी कि 75 से 77 जैसा पीरियड दोबारा कभी भारत में किसी को ना देखना पड़े। मनोज जी, लगातार हमने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। मनोज जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी बहुत से राजनेता ऐसे हुए हैं जो महान विभूतियों की श्रेणी में हैं, उसकी पंक्ति में हैं। उसके बावजूद भी राजनीति को लेकर जो आम लोगों में है जो धारणा है वो बहुत अच्छी नहीं है। उस धारणा को बदलना और राजनीति में समान भागीदारी निभाना, उसके लिए भी क्या संविधान हमारा जो है कहीं ना कहीं गाइडिंग फोर्स के तौर पर काम करता है? देखिए, संविधान संपूर्ण है और लचीला है, इसलिए बदलाव आते रहते हैं। और अगर आप देखें जो हमारी जो पीढ़ियां हैं आने वाली और जो आप स्वतंत्रता के बाद का देख रहे हैं, ये पूरा एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल है आपके लिए और उसी पर आपको चलना है। ये आपको इतनी ताकत देता है कि आप कहीं भी, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। आपकी नीयत खराब है, जो कि मैंने देखा, आपने भी देखा, हमारे इतिहास में जो स्वतंत्रता के बाद का जो हमारा इतिहास है उसमें गड़बड़ियाँ हुई, वंशवाद हुआ, परिवारवाद हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई। अब आम जनता में ये आ गया है कि राजनीति में कोई भी आ सकता है, उसको एक परिवार का टैग नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये देख रहा हूँ, राजनीति है क्या? एक, अगर मैं छात्र के तौर पे राजनीति को देखूं, जनता की आशाओं को हमारा जो चुनावी प्रक्रिया है उसके द्वारा सरकार चुन के आती हैं, उन आशाओं को नीतियों में बदलती हैं, उनको लागू करती हैं, ये राजनीति है। लेकिन जैसा आप बोला, राजनीति को एक गंदा नाम दे दिया गया, भ्रष्ट लोग आए, पूरी तरह से करप्शन पे लिप्त हुए, सरकार का लाखों लाखों करोड़ों रुपया जिसको कहते हैं वो सिस्टम से निकल के नेताओं की जेबों में जा रहा था, जिसको कि सरकारों ने बचाया। और वो सरकारों ने जो बचाया उसको लेके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जो करप्शन का पैसा बचा वो जनता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में जा रहा है, उनकी नीतियों में जा रहा है, उनको इसका फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो चला रहा है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। मनोज जी, बहुत जल्द जो है केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। उस कार्यक्रम की शुरुआत से ठीक पहले एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। अगर बात करें शिक्षा पद्धति में हमारी में संविधान की स्थिति क्या है और क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रमों में और अधिक स्थान संविधान को दिया जाना चाहिए तो संविधान जो है श्रेयस्कर होगा और कहीं ना कहीं आम लोग आत्मसात कर पाएंगे संविधान को? बिल्कुल सही बात आपने कहा। मुझे लगता है कि संविधान की जहां बात होती है तो खास करके लॉ स्कूल में लॉ पढ़ाते हैं और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, सोशल साइंसेस में पढ़ाते हैं। मुझे लगता है संविधान के खास करके संविधान के जो सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है कि स्कूल कॉलेजेस में जो सिविक्स में पढ़ाते हैं और फंडामेंटल 4 पार्ट को काफी फोकस करना चाहिए। एक तो प्रियम्बल में हमारे प्रस्तावना को, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को करनी चाहिए, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को करना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज को करना चाहिए। नागरिक को जागरूक करना होगा
बच्चे को जागरूक करना करते उनको संविधान के प्रति श्रद्धा पैदा पैदा करनी होगी। उनमें इस बात का भी जानकारी देने की जरूरत है कि उन्हें संवैधानिक अधिकार है, उनके मौलिक बुत अधिकार है, उनके अच्छे वातावरण में रहने का क्लीन इन्वायरमेंट की है। तो ये सारी चीजों की मुझे लगता है कि काफी जरूरत। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, मैं इस बात से कहता हूँ, और एक दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संविधान की चर्चा होनी चाहिए। छोटा छोटा कैप्सूल भी हमें बनानी चाहिए जिससे लोगों को जानकारी हो, और तभी संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। और ये ज्यादातर मतलब हमें लगता है कि बड़े शहरों तक ये कन्फाइंड नहीं होनी चाहिए। शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे स्कूल में, गांव के लेवल पर ये 4-5 चीजों का, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 26 नवंबर को हम प्रियम्बल, प्रस्तावना और फंडामेंटल ड्यूटीज को हर एक कॉलेज और स्कूल में बच्चों को बोलेंगे, उनको पढ़ने के लिए प्लेज लेंगे और उसकी पालन करेंगे। तो इन जो प्रयत्न पिछले 10 साल से शुरू हुई है, एक बहुत ही अच्छी प्रयत्न शुरू है। मुझे लगता है कि आने दिनों में काफी सुधार हुआ है और संविधान की जानकारी आम जनता तक पहुंची है, और संविधान के बारे में वो लोग जागरूक है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक है, और ये हमारा संविधान करता है। जी, जैसे कि देशरत्न जी, यहाँ पर मनोज जी ने कहा है कि जो है हमारी शिक्षा में समाहित करना चाहिए संविधान की जानकारी को। किस तरीके से? क्योंकि हमने देखा है कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें एक प्रयास तो किया गया है, इस प्रयास को और विस्तार देने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, इसको जैसा मनोज जी ने भी बताया कि स्कूल कॉलेजों में अधिक से अधिक ले जाना चाहिए, और गोष्ठियाँ और बैठक, गाँव की जो चौपाल होती है और पंचायत है, उसका पूरी तरह इस्तेमाल करें संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए। और आपके जो पंचायत के मेंबर्स हैं, उनमें से उनको ट्रेनिंग दी जाए, और जिससे कि वो संविधान की जो आत्मा है, मूल जो उसकी तत्व है, वो समझ सकें, अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में वो समझ सकें। अगर इतना भी हो गया, मैं समझता हूँ कि भारत हमेशा सुरक्षित हाथों में रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, और गांव में जो जागरूकता है वो बहुत बढ़ जाएगी अगर आप पंचायत का पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं, और किस तरीके से वहाँ पर जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्रीगण पहुँच चुके हैं, और कुछ ही क्षण में कार्यक्रम बाकायदा प्रारंभ होगा। और जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ होगा वो भी हम साझा करेंगे संसद टीवी पर आप लोगों के साथ। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्र कक्ष से। बहुत ही पावन अवसर, संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष, और संविधान दिवस, ये 10वां संविधान दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। और न केवल ये केंद्रीय कक्ष में ये विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, केंद्र सरकार ने पूरे साल भर संविधान से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और यहाँ पर बात चल रही थी, न केवल बड़े बड़े शहरों, महानगरों में संविधान से जुड़ी हुई जानकारियाँ साझा की जानी चाहिए, बल्कि हमें समाहित करना चाहिए अपने गाँवों को, अपने कस्बों को, ग्राम सभाओं को, अपने स्कूलों को, उनके माध्यम से संविधान को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और संविधान किस प्रकार हमारे जीवन को एक राह दिखा सकता है, उसका प्रयास लगभग 10 बरस पहले किया गया था, 2015 में, जब संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था।